हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो 2025 का आपका पेपर आया था। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि विद रेफरेंस टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट वाज डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। तो यहाँ पर माइंड रेट जो वर्ड्स यूज किए गए हैं दैट इज डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस। कई बार ऐसा होता है डेवलप पहले हो जाता है और उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो बाद में 1-2 साल बाद होती है। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं, एंड वर्ड यूज किया गया है, मतलब दोनों ही 2010 में क्या हुए थे या नहीं। दूसरी चीज है इट मेजर्स, क्या मेजर करती है ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को, एंड क्या ये इंक्लूड करती है उन लोगों को जो लेस देन $1 पर डे के ऊपर सस्टेन करते हैं। आपको करेक्ट कोड चूज करना था इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंगली आपकी पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इट वाज डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। तो ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2010 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, और इंट्रोड्यूस होने से पहले बना भी 2010 के अंदर ही था। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा एंड यूएनडीपी के साथ ये मिलकर ये पब्लिश हुआ था। तो ऐसा ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2010 के अंदर पहली बार पब्लिश हुई थी। दूसरी स्टेटमेंट जो है कि इट मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंक्लूड्स दोज लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे। अब यहाँ पर जो है ना इनकम कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होती है। सबसे पहली चीज, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेमेंट या पैसे जो जितने भी कोई कमा रहा है उसके अंदर इंक्लूजन नहीं होती है। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉवर्टी का पार्ट है। ठीक है, वो एमपीआई के द्वारा यहाँ पर मॉनेटरी पॉवर्टी इंडेक्स के अंडर कवर होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंडर ये कवर नहीं हो रहा है। तो इसको इनकम एज एन इंडिकेटर जो है वो यूज नहीं किया जाता। तो ये मल्टी जो अब यूएनडीपी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं वो सोशलिस्ट पार्ट को ज्यादा देखता है, जिसके अंदर हमारे पास हेल्थ कि कौन सी कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टालिटी कितनी ज्यादा है, या इवन की आप रिलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ डेथ्स कितनी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज किया जाता है। एजुकेशन किस कंट्री की ज्यादा बेटर होगी उतनी ही ज्यादा वहां पे पॉवर्टी जो है वो कम होगी, क्योंकि लिटरेसी को यहां पर मेजर किया जाता है, स्किल सेट को यहां पर मेजर किया जाता है। ठीक है, कि सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है हमारा एमपीआई वो कवर होता है। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखने के लिए वाटर की सेफ वाटर ड्रिंकिंग एक्सेस किसके पास है, सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कितना बेटर है यहाँ पर। तभी आप देखोगे कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ODF++ या ODF की कैटेगरीज दी गई हैं, ओपन डिफिकेशन की जहां पर हम बात कर रहे हैं ना। इवन हाउसिंग के लिए आप देखो कि सरकार क्या कर रही है, आवास योजना जो यहाँ पर चल रही है, ग्रामीण ऑल्सो एंड अर्बन एरियाज ऑल्सो। वो क्यों है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का जो रोल है, जो स्टेटस है वो बेटर हो सके। ठीक है, कुकिंग फ्यूल के अंदर आप देखोगे कि हमारे पास एलपीजी से रिलेटेड सरकार यहाँ पर काम करना चाह रही है ना, कि कुकिंग फ्यूल जो है वो हमारे पास सिलेंडर्स का एक्सेस हो, वुड फायर के अकॉर्डिंगली, इवन चूल्हे के ऊपर जो है वो काम ना बने। इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में सोलर पैनल्स को लेकर कुसुम योजना की जब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड कर रही है सरकार। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जनरली आप किसी भी तरह की ट्रीटी होती है, ऐसा कोई इंडेक्स होता है ना, उसमें पूरे इंडिया की या इवन पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज की जब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन आती है ना, तो अब यहाँ पर भी गुडविल की फॉर्मेशन होती है कि कौन सी कंट्री किस तरीके से एक्चुअली में काम कर रही है। तभी सरकार क्या चाहती है कि इन सभी डायमेंशंस के ऊपर काम किया जा सके। तो इसी वजह से पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे जो है वो मॉनेटरी पॉवर्टी है, एमपीआई का पार्ट वो कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। तो पहली ये चीज ध्यान रखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो आपका क्या कवर करता है, सोशल एस्पेक्ट्स को ही कवर करता है। ठीक है, वेयर एज जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं $1 पर डे की, तो ये अब हमारे पास आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो रिपीटेडली यहाँ पर आप कह सकते हो सर्वेज लेबर से रिलेटेड निकालता है, उसके अंडर कहीं ना कहीं ये चीज को फॉल किया जाता है या फॉल होता है वो, या WHO जो अपनी WHO कह रही हूँ, हमारे पास यूनाइटेड नेशंस जो वेरियस स्टडीज को यहाँ पर कवर करता है, उसके अंदर एक जो है जनरली बेसिकली कवर किया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दे दूं कि हमारे जो पॉवर्टी इंडेक्स है ना वो वर्ल्ड लेवल पे चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये $1 पर डे जो है इनिशियली 2025 से पहले कंसिडर किया जाता था। अब ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है, जिसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं ना, तो वो बजट लाइन में आप ये देखते हो, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब मैक्रो के कॉन्टेक्स्ट में जनरली पढ़ते हो तो आपकी बजट लाइन ऐसे जाती है ना, तो आपकी इनकम कितनी है, आपका खर्चा कितना है, उसके अकॉर्डिंगली है ना। तो अब ये बजट लाइन जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ। पहले $1 पर डे से कम जो है उनको अब बिलो पॉवर्टी लाइन गिना जाता था। अब वर्ल्ड लेवल पे वही $1 के बजाय पीपल अर्निंग लेस देन $3 पर डे उनको पुअर कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच। फेयरली सिंपल क्वेश्चन,
बेसिक साइंसेस से क्वेश्चन था, आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये गिवन था। लैक्टिक एसिड, कर्ड, ऑब्वियस सी बात है मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर लैक्टिक एसिड है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। दूसरी चीज है टार्टेरिक एसिड, ग्रेप्स के अंदर एंड इवन के हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर जनरली ये टार्टेरिक एसिड बनता है। एंड इसी टार्टेरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास आप देखोगे कि वाइन इंडस्ट्री में ग्रेप को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि फर्मेंट करने में इसको आसान होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में आसान हो जाता है। एसिटिक एसिड जो है वो पोटैटो में कहाँ पाया जाएगा? पोटैटो में ज्यादातर क्या होता है? स्टार्च होता है, ज्यादातर क्या होता है? पोटेशियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का एसिड पोटैटो के अंदर जनरली फॉर्म नहीं होता है। एसिटिक एसिड का बेसिक एग्जांपल हमारे पास क्या होता है? विनेगर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या था? नॉट करेक्टली मैच का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं सॉरी, आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्टली मैच है, बाकी दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट थी। Then with reference to Indian Ocean, which of the following statements is are correct? Again ये बेसिक सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और ये आपकी अगेन ज्योग्राफी के क्वेश्चन का आप कह सकते हो इनिशियल पार्ट था, ठीक है, कि इट वाज कॉल्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स एज द एरिथ्रियन सी। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मतलब दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेटर के ऊपर इंडियन ओशन जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट है। आइदर साइड्स ऑफ द इक्वेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको मैप भी यहाँ पर दिखाती हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रीक्स है ना वो यहाँ पर अब क्या बोलते थे कि जो नेम है वो एंशिएंट टेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें पता लगता है, जो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर लिखा गया था। तो उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा एरिया जो रेड सी रीजन एंड अरेबियन सी रीजन के आसपास है, उसको जो सी वाला रीजन है उसको एरिथ्रियन सी के नाम से उन्होंने बोला, जो कि अब इंडियन ओशन की लोकेशन को यहाँ पर दर्शाता है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेटर पे है, क्योंकि आपका देखो दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है, एंड दिस इज योर इंडियन ओशन। यहाँ पे आपका अरेबियन सी आ जाता है, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, इसके नीचे ये इंडियन ओशन वाला रीजन आ जाता है सारा, एंड इंडियन ओशन यहाँ तक भी स्प्रेड करता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में आप देखोगे कि इंडियन ओशन है। सर्दर्न रीजन जो है अब इक्वेटर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इंडियन ओशन का कवर करता है, बट नॉर्दर्न जो आप कह सकते हो एरिया है वो अरेबियन सी के साथ एंड बे ऑफ बंगाल के साथ टच करता है। तो इंडियन ओशन आइदर साइड, दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेटर पे है, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती है। देन नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन मैं आपको बोलूंगी ये भी बेसिक आपकी हिस्ट्री का सवाल था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एनसीईआरटी में आपका शायद ये टेबल भी दिया गया होगा, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ दोरा, बैटल ऑफ समूगढ़ एंड बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल कोड को यहाँ पर देखना था। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हमारे पास बैटल ऑफ दौरा आती है। बैटल ऑफ दौरा उस टाइम पे आती है जब लोधी डिनास्टी इंडिया के अंदर थी, एंड आप कह सकते हो कि फर्स्ट जो रूलर है बाबर, जो कि कुछ नहीं कर पाए इतना ज़्यादा, एंड मोस्टली आप कह सकते हो कि वो अपनी लाइफ जो है ना इंडिया के अंदर एंटर करने की कोशिश की, बट इतना ज़्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद हुमायूं पिक्चर में आते हैं, ठीक है। तो हुमायूं एंड अफगान लीडर महमूद लोधी, ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई 1532 में होती है, एंड दौरा वाला रीजन कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। तो अफगान फोर्सेस जो इनको डिफीट किया गया था, एंड मुगल जो है वो इन दैट पर्टिकुलर रीजन स्ट्रेंथन होने शुरू हुए थे। एंड जो लोधी डिनास्टी है उसके अंदर शेरशाह सूरी जो है उनके जो प्रीडिसेसर है काइंड ऑफ, आप एक तरह से उनको मान सकते हो। तो इसी वजह से इनकी जो दुश्मनी है जो लोधी डिनास्टी के एंड आप कह सकते हो मुगल डिनास्टी की, यहाँ से शुरू होती है। तो शेरशाह सूरी जो है एक तरह से मेजर राइवल उनके लेटर ऑन स्टेज पे बनते हैं, जहाँ पर बैटल ऑफ चौसा होती है, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा अगेन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में यहाँ पर होती है। तो अब शेर खान उनका इनिशियल नाम था, शेरशाह सूरी वो कब बनते हैं? जब बैटल ऑफ चौसा होती है, एंड हुमायूं की एंड मुगल फोर्सेस जो हैं जब वो डिफीट हो जाती हैं, तो उसके बाद उन्होंने टाइटल यहाँ पर शेर शाह का ले लिया था, ठीक है। तो इस वजह से शेरशाह जो सूरी है उनकी पावर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। एंड देन बैटल ऑफ कन्नौज आती है हमारे पास 1540 के अंदर। बैटल ऑफ कन्नौज अगेन आप देखोगे हुमायूं की ही लड़ाई है शेरशाह सूरी के साथ, एंड प्रेजेंट डे कन्नौज आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर है। हुमायूं फिर से यहाँ पर हार जाते हैं, एग्जाइल के अंदर चले जाते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है कि शेरशाह जो है वो सूर एम्पायर को अब यहाँ पर ले डाउन करते हैं। तो मुगल हिस्ट्री का ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है। देन बैटल ऑफ समूगढ़ की जब हम बात करें, अब सक्सेशन जहाँ पे शेरशाह की, शाहजहां की सॉरी, जो आप कह सकते हो बीमारी वाला सिचुएशन है, तो काइंड ऑफ ये मॉडर्न जब हमारे पास सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है, मतलब अब अंग्रेज भी इंडिया में आ चुके हैं उस टाइम पे, ठीक है। 1608 1609 के आसपास जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वेरियस अदर ईस्ट इंडिया कंपनीज जो है वो अब इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई थी, है ना। तो बैटल ऑफ समूगढ़ जो है वो मुगल्स के साथ यहाँ पर लड़ाई हुई, बट यहाँ पर औरंगजेब पिक्चर में आते हैं, ठीक है। औरंगजेब और मुराद बख्श जो है वो एक साइड पे थे, एंड दारा शिकोह जो है वो ऑन दी अदर साइड थे। तो यहाँ पर क्या होता है, औरंगजेब जो है उनकी विक्ट्री जो है इट वीकन दारा शिकोह परमानेंटली। तो मतलब जीतते कौन है? मुगल जीतते हैं इसके अंदर, एंड इवेंचुअली औरंगजेब जो है वो मुगल एम्परर बन जाते हैं। इट वाज दिस फाइट आफ्टर विच
ऑफिशियली जो अब औरंगजेब है वो टेक ओवर कर लेते हैं किसको, शाहजहां को, यानी कि अपने फादर को वो ऑफिशियली टेक ओवर यहाँ पर कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ब्लड इज और आर करेक्ट? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इजीली मार्क्स लेने में हेल्प करते हैं। आपको ये पता है ब्लड का कभी आपने टेस्ट कराया तो आपने ये देखा होगा कि सीबीसी जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, तो उसके अंदर आपके वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, आपके प्लेटलेट्स भी होते हैं। ये 3 कंपोनेंट जनरली उसमें कवर होते हैं। जो आप कह सकते हो प्लेटलेट्स, उसको प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में हमारे पास WBCs एंड RBCs आ गई। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो प्रेजेंस है हेमोग्लोबिन की दैट मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। ऑब्वियस सी बात है, हेमोग्लोबिन, हेमो वर्ड जो आया वो कहाँ से आया है, वो आयरन से आया है, ठीक है। हेमेटाइट वर्ड जो है, आयरन ओर को हम बोलते हैं ना, हेमेटाइट से ही हेमो वर्ड, हेमोग्लोबिन वर्ड आया है। मतलब आयरन की जो प्रेजेंस है, यानी कि HB हेमोग्लोबिन की जो प्रेजेंस है वो क्या है, वो जितना ज्यादा होगा मतलब आपकी ब्लड के अंदर उतना ज्यादा आयरन प्रेजेंट है। एंड इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड विद द न्यूट्रिएंट्स, ये ब्लड के साथ यहाँ पर कंबाइन करके क्या करता है, आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें आपकी RBCs जो है वो अब स्ट्रेंथन होती हैं। तो अब हेमो वर्ड मतलब आयरन की प्रेजेंस की वजह से जो आपका ब्लड है वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। एंड देयरफॉर ब्लड जो है इंडीड मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। तो ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है, यही आपको मार्क्स दिलाते हैं एंड यही क्वेश्चंस जो हैं आपका कई बार पेपर भी क्लियर करने में हेल्प करते हैं। बट अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को छोड़कर आ रहे हो या गलत कर रहे हो देन यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। और ज़्यादा आपको इन डेप्थ यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स लगाइए या ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। देन मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो मतलब आपके बेसिक्स कहीं ना कहीं, आपकी फाउंडेशन जो है कहीं ना कहीं वो वीक है, ठीक है। तो इसी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर UPPCS का फाउंडेशन बैच है फॉर 2026, जहाँ पर आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की GS का सारा जिम्मा हमारा है। एंड इसके अंदर कंप्लीट आपको कवरेज किसकी, NCERT की भी दी जा रही है। तो आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रीलिम्स के भी होंगे एंड मेंस के भी होंगे। एंड आप कह सकते हो कि आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर यूपी की जो GK है वो भी कवर कराई जा रही है, ठीक है। तो आपके प्रीलिम्स के टेस्ट, मेंस के टेस्ट एंड इवन PYQs प्रीलिम्स एंड मेंस के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेंस के आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे एंड फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। जैसे कि आपका मेंस का पैटर्न होता है 6 GS का, वैसे क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। इवैल्यूएशन के तौर पे आपको मॉडल आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का एक्सेस भी दिया जाएगा थ्रू PDFs, जिसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है करंट अफेयर्स में, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, प्लस यूपी के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको लास्ट 1 ईयर के एटलीस्ट तो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे ही, ठीक है। ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। कोई भी वैलिड डिस्काउंट कूपन कोड होता है, अगर आप वो लगाते हैं तो वो अब डिस्काउंट कोड का आपको एक्सेस कहाँ से मिलेगा, जब आप हमारी सेल्स टीम को 1800-890-3043 पे कॉल करेंगे तो कुछ ना कुछ सरप्राइज ऑफर आपके लिए यहाँ पर होगा ही होगा, पक्का ही पक्का, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, ठीक है। कोई और डाउट आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।